स्टूडेंट्स, हम लोग आपके चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि हमने लैवोशियर की परिकल्पना और प्राउस्ट की परिकल्पना हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ने 10th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी कि मेंडलीव की आवर्त नियम से पहले दो वैज्ञानिक और आते हैं, जिनका नाम है डॉबेर नियम और दूसरा नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम और डॉबेर नियम ने दिया था ट्रिक नियम। और उन दोनों ने ही जिस चीज के बारे में बात करी थी वो था परमाणु भार। और मेंडलीव ने जिस चीज के बारे में बात करी है वो भी है परमाणु भार। यानी कि डॉबेनियर और ट्रिक और मेंडलीव इन तीनों ने ही बात किसके बारे में करी थी? परमाणु भार के बारे में बात करी थी। लेकिन इससे पहले सबसे पहली चीज तो ये आती है कि ये आवर्त क्या होता है। आवर्त सारणी पढ़ने से पहले, आवर्त नियम को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आवर्त क्या होता है। तो आवर्त जो है आपका, इसका मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन रिपीटेशन मतलब एक के बाद एक तत्व आएंगे, वो फिर बदलेंगे और फिर नए तत्व आएंगे। यानी एक के बाद एक बदलाव होता जाएगा और तत्व आते जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है? रिपीट हो रही है चीजें। तो आवर्त का सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। मतलब एक के बाद तत्व आते जाएंगे और वो चीज बदलती जाएगी। आपके जो मेंडलीव भाई साहब थे, उनका कहना ये था कि जब हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित करेंगे। क्या कहना था उनका? कि जब हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करेंगे तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी। और हमें क्या देखने को मिलेगा? जब हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित करेंगे तो हमें एक चीज मिलेगी। और हमें क्या मिलेगी? कि एक समान गुणधर्म वाले तत्व एक के नीचे एक आएंगे। हमें क्या देखने को मिलेगा? कि एक समान गुणधर्म वाले जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारा ये सोडियम है। सोडियम से मिलते जुलते गुणधर्म जिस तत्व के हैं वो है लिथियम। और इन दोनों से मिलते जुलते तत्वों का जो गुणधर्म है वो है पोटेशियम। तो क्या कहना था मेंडलीव का? उसने क्या किया कि जब परमाणु भारों मतलब जब तत्वों को उसने बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया तो उसे एक नई चीज देखने को मिली। और उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि जब हम तत्वों को परमाणु भार, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक समान गुणधर्म वाले जो तत्व है वो एक दूसरे के नीचे मिलते हैं। ये तो हो गई हमारी भाषा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, तो हमें लिखना भी पड़ेगा विज्ञान की भाषा में। तो क्या नियम था उसका? मेंडलीव का ये नियम था आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।
तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब हमें यहाँ पर एक नई चीज मिल गई, आवर्ती फलन क्या होता है। अभी तो हमने आवर्त के बारे में पढ़ा था, अब ये आवर्ती फलन क्या होता है। तो आप देखो आवर्ती फलन क्या होता है। क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि आवर्त का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, मतलब एक के बाद एक। तो अगर मैं उदाहरण के बारे में बात करूं, आवर्ती फलन कैसे समझेंगे हम। अगर मैं दिन को बढ़ाती जाऊं, जो दिन होते हैं, अगर मैं उन दिन को बढ़ाती जाऊं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, उसके रिपीट में क्या होता जा रहा है। अगर मैं दिन बढ़ाती जाऊं, अगर मैं दिन बढ़ाती जाऊं तो मुझे रिपीट क्या मिलेगा, साल मिलेगा। रिपीट क्या मिलेगा, साल मिलेगा। क्योंकि 365 दिन के बाद में फिर वापस से एक और साल आएगा। जब 365 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर वापस एक नया साल आएगा। फिर 365 दिन पूरे हो जाएंगे तो फिर नया साल आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर दिन को बढ़ाते जाओगे तो बदला क्या मिलेगा हमें, बदले में क्या मिलेगी, रिपीट में क्या मिलेगा, साल मिलेंगे। क्या मिलेगा, साल मिलेंगे। तो साल क्या है, इस दिन के आवर्ती फलन है। अब अगर हम दिन को छोड़ के अगर हम घंटों के बारे में बात करें, मैं यहाँ पे बात करती हूँ घंटों की। अगर मैं घंटों को बढ़ाती जाऊंगी तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। अगर मैंने घंटों को बढ़ाया तो बदले में क्या मिलेगा, बदले में क्या मिलेगा, बदले में मिलेंगे मुझे दिन मिलेंगे। क्या मिलेगा, बदले में मुझे दिन मिलेंगे। रिपीट क्या होगी, दिन रिपीट होंगे। जब घंटों को मैं बढ़ाती जाऊंगी तो रिपीट क्या मिलेगा, दिन मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो 24 घंटों में कितने दिन होंगे, 24 घंटों में एक दिन। फिर 24 घंटे आएंगे, रिपीट क्या होगा, दिन। फिर 24 घंटे आएंगे, रिपीट क्या होगा, दिन। तो ये दिन क्या है, इस घंटों के आवर्ती फलन। दिन क्या है, घंटों के आवर्ती फलन। इसे कहते हैं हम लोग आवर्ती फलन कहते हैं। जब उसने नियम दे दिया, मेंडलीफ ने जब नियम दिया तो उनकी कोई बहुत बड़ी सुंदर खूबसूरत एक चीज मिली, और उस सुंदर और खूबसूरत चीज को हम कहते हैं उपलब्धि। क्या कहते हैं, उपलब्धि। तो बात कर लेते हैं मेंडलीफ के आवर्त या सारणी की उपलब्धि। क्या उपलब्धि थी, मेंडलीफ की जो उपलब्धि थी उसमें उसने एक चीज देखी। क्या देखी, उसने ये देखा कि जब उसने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया तो उसको क्या लगा कि परमाणु भार ठीक नहीं लगे, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है उसे कुछ जमा नहीं। उसने क्या देखा कि कैसे, कि मान लो कोई यहाँ पर एक तत्व है जिसका परमाणु भार है 2, दूसरा तत्व है जिसका परमाणु भार है 5। अब ये 5 उसको जमा नहीं। उसने क्या सोचा कि यार अगर 5 की जगह यहाँ पे 4 हो तो मजा आ जाएगा। 2 के बाद 4 ये अच्छा लगेगा, 2 के बाद 5 आया है वो उसको ठीक नहीं लगा। तो उसने क्या किया, तत्वों के वापस से परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, उनके द्रव्यमान निकालने उसने शुरू किया। फिर से काउंट किया और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि सच में उन परमाणु भारों को उसने अरेंज कर दिया कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरीके से होने चाहिए। 2 के बाद 5, 3, 7 ऐसे नहीं होने चाहिए। और उसकी ये उपलब्धि भी सक्सेस रही। जब उसने परमाणु द्रव्यमान निकालने शुरू किए तो उसने सच में सबके द्रव्यमान को सही कर दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसने द्रव्यमान को सही कर दिया। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात उसने ये कही, अगर मान लो मैं आपके आज के और आने वाले भविष्य के बारे में बता दूं तो मैं तो हो गई परफेक्ट ज्योतिष, है ना। तो इन मेंडलीफ भाई साहब जो थे ये भी बहुत
यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ये छोड़ दिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, है ना। जैसे यहाँ ले लिया, ये छोड़ दिया, यहाँ ले लिया, या ये यहाँ ले लिया, ये छोड़ दिया। मतलब उनको मेंडलीव को भविष्य के बारे में अच्छे से पता था कि जब भी मैं आवर्त सारणी को अरेंज कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई नई चीज वहां पर देखने को जरूर मिलेगी। ये चीज उन्हें बहुत अच्छे से पता था। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि वो क्या थे, हमारे परफेक्ट, हमारे आवर्त सारणी के परफेक्ट ज्योतिष थे, जिन्हें आज के भी और कल के भी बारे में पता था। और उनकी उपलब्धि सिद्ध भी हुई। कैसे सिद्ध हुई कि जब उन्होंने, मान लो हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम का, हमने उदाहरण ले लिया एल्यूमिनियम का कि जब यहाँ भी आपका एल्यूमिनियम, नीचे की जगह छोड़ दी थी उन्होंने खाली, क्योंकि हो सकता है यहाँ कोई नया तत्व आ जाए, और वाकई में यहाँ पर जो तत्व आया उस तत्व का नाम था एका एल्यूमिनियम। क्या नाम था? एका एल्यूमिनियम। मतलब मेंडलीव को तो पता था कि कोई जगह हमको खाली छोड़ेंगे तो उस कोई ना कोई नया तत्व जरूर मिलेगा, और वाकई में मिला वो तत्व, और वो तत्व का नाम क्या था? एका एल्यूमिनियम। सिर्फ तत्वों के बारे में ही नहीं, उन्हें ये भी पता था कि जो भी तत्व मिलेगा उसका आगे का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो जब उन्होंने एका एल्यूमिनियम का वर्गीकरण किया तो उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि एका एल्यूमिनियम का द्रव्यमान क्या होगा। जब ये एका एल्यूमिनियम ऑक्साइड के यौगिक बनाएंगे तो क्या मिलेगा। जब ये एका एल्यूमिनियम अगर हाइड्रोजन के यौगिक बनाएगा तो क्या मिलेगा। ये बात परमाणु द्रव्यमान की, आगे के तत्वों की मेंडलीव को पहले से ही पता थी। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये जो एका एल्यूमिनियम है इसका द्रव्यमान जब उन्होंने बताया तो वो था 68, और उन्होंने कहा कि जब ये ऑक्साइड के साथ यौगिक बनाएगा तो क्या मिलेगा। तो जब ये ऑक्साइड के साथ यौगिक बनाएगा तो मिलेगा हमें E2O3। ये यहाँ पे कोई भी तत्व का सिंबल है, जो भी तत्व आएगा ये उसका सिंबल है। और अगर ये हाइड्रोजन के साथ अगर यौगिक बनाएगा, कौन, एका एल्यूमिनियम, तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमें हाइड्रोजन क्लोराइड E2Cl3 मिलेगा। क्या मिलेगा, ECl, ECl3 मिलेगा। तो उसको ये चीज अच्छे से पता थी कि आगे भी जो तत्व खाली छोड़ा है हमने उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका ऑक्साइड के साथ यौगिक क्या बनेगा, और उसके हाइड्रोजन के साथ यौगिक क्या बन सकते हैं। हाइड्रोजन, या यहाँ पे मैं ले लूं कि एग्जाम्पल क्लोरीन के साथ यौगिक क्या बनेगा, तो यहाँ पे Cl3 हो गया। ठीक है, हम हाइड्रोजन को हटा के और क्लोरीन ले लेते हैं। अब बात आती है, अब उसके बाद में एक तत्व भरा हुआ था, जो भरा हुआ तत्व था वो मान लो हमने ले लिया गैलियम। जब गैलियम का द्रव्यमान निकाला गया तो गैलियम का जो द्रव्यमान था वो था 69.7। अब देखो कितना पास है, यानी उन्हें पहले से ही पता था कि एका एल्यूमिनियम का द्रव्यमान अगर ये है तो आने वाले तत्व का द्रव्यमान भी यही होगा। मतलब इस चीज के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल निश्चित है कि आने वाला द्रव्यमान तत्व का यही होगा। जब गैलियम के अगर हम ऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो बनेगा हमारा Ga2O3 ऑक्साइड, और जब हम लोग इसकी क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो मिलेगा हमारा GaCl3। यानी कि उन्हें इस सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था। इस आने वाले समय की भविष्यवाणी उन लोगों ने पहले से, मेंडलीव ने पहले से ही कर दी थी। तो ये दो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हमें भी नहीं पता होता है कि आगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन
मेंडलीव को ये पता था कि आगे कौन से तत्व आएंगे और खाली जगह में छोड़ दूंगा तो उनका द्रव्यमान भी क्या हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी दूसरी उपलब्धि थी मेंडलीव की। इसके आगे का जो अब हम बात करेंगे कल आवर्त सारणी की, ये हमने बात की आवर्त नियम की, आगे हम बात करेंगे आवर्त सारणी की कल।